हेलो फ्रेंड्स, आज हम लोग क्लास ट्वेल्थ के ट्वेल्थ चैप्टर यानी कि जिसका नाम है एटम स्टार्ट करने जाएंगे। एटम में इसमें हम लोग जनरली एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना है। और सबसे पहले एटम के स्ट्रक्चर के बारे में डाल्टन बताए थे। उससे पहले मैं ये बता दूं कि इस चैप्टर से जो भी न्यूमेरिकल सेक्शन से क्वेश्चन आते हैं और थ्योरेटिकल पार्ट से क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में इजी क्वेश्चन आते हैं, यहाँ तक कि एयरफोर्स और नेवी में भी इस टॉपिक से क्वेश्चन कर दिए जाते हैं। छोटे छोटे क्वेश्चन होते हैं और ये बहुत ही छोटा सा टॉपिक है। तो देखते हैं इसमें डाल्टन क्या बताए थे। डाल्टन ने बताया था कि कोई भी सबस्टांस मोलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं, यानी सबस्टांस को तोड़ने जाएंगे तो मोलिक्यूल्स में तोड़ेंगे, और सबस्टांस को और छोटे पार्ट में तोड़ेंगे तो उस छोटे पार्ट को बोलते हैं एटम। डाल्टन ने ये सारा बात अपने अनुभव के आधार पर बताया था। अनुभव के आधार पर बताया था। डाल्टन ने ये बात अपने अनुभव के आधार पर बताया था कि किसी भी एटम को, किसी भी सबस्टांस को मोलिक्यूल में तोड़ सकते हैं और उससे छोटा जो पार्ट होता है एटम होता है उससे और छोटा नहीं कर सकते हैं। किसी भी सबस्टांस को एटम से अधिक छोटा नहीं कर सकते हैं, उसके सबसे छोटे भाग को एटम बोलते हैं। ठीक है, डाल्टन ने ये बताया था, ये अपने अनुभव पर बताया था। इसके लिए उन्होंने किसी भी एक्सपेरिमेंट का सहयोग नहीं लिए थे। उसके बाद थॉमस साइंटिस्ट है, और थॉमस साइंटिस्ट ने ये बताया, जे थॉमस ने बताया कि जो भी एटम होते हैं, एटम स्फेरिकल आकार के होते हैं। स्फेरिकल होते हैं वाटरमेलन की तरह, तरबूज में तरह, जिसमें तरबूज में जैसे बीज होते हैं वो बीज निगेटिव चार्ज पार्टिकल को दर्शाते हैं, और बीज में जो खाने वाला भाग होता है वाटरमेलन में, वो सारा का सारा भाग पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल होता है। और इसमें जो बीज होता है इसमें धसाया हुआ रहता है, वो सारा जो बीज होता है वो नेगेटिव चार्ज पार्टिकल होता है। ये थॉमसन ने बताया था। जे थॉमसन ने बताया था। जे थॉमसन साइंटिस्ट ने बताया था। ठीक, हम लोग जानने का क्या प्रयास कर रहे हैं, तो हम लोग एटम के स्ट्रक्चर के बारे में जानना चाहते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में जानना चाहते हैं। परमाणु का स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसकी संरचना कैसा होता है, यही हम लोग जानना चाहते हैं। तो सबसे पहले परमाणु के बारे में डाल्टन ने बताया था कि जो भी परमाणु होता है उससे सबसे छोटे सबस्टांस के सबसे छोटे कण को परमाणु कहते हैं। फिर उसके बाद थॉमसन ने बताया था कि किसी भी सबस्टांस के सबसे सूक्ष्म कण को एटम बोलते हैं, और उस एटम कैसे, उसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, तो वाटरमेलन की तरह होता है, यानी तरबूज की तरह होता है। जिस प्रकार तरबूज में बीज धसाए हुए रहते हैं, वो सारे बीज निगेटिव चार्ज पार्टिकल को दर्शाते हैं, और तरबूज में जो खाने वाला भाग होता है वो सारा भाग क्या दर्शाता है, पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल को दर्शाते हैं, यानी पॉजिटिव चार्ज को दर्शाते हैं, प्लस साइन को। ये थॉमसन ने भी जो भी बात बताया था विदाउट एक्सपेरिमेंट बताया था। इन्होंने किसी भी एक्सपेरिमेंट का उपयोग नहीं किए थे, सहायता नहीं लिए थे। ये भी अपने अनुभव के आधार पर ही बताए थे, जिसे इस अनुभव को कोई कभी कभी बोलते हैं लोग कपोल कल्पना मतलब खुद के अनुभव के आधार पर किसी भी चीज का स्ट्रक्चर बता देना को ही कपोल कल्पना, मतलब कल्पना के आधार पर। ये इनका अनुभव था कि ऐसा होता है एटम का स्ट्रक्चर, जबकि कोई भी एक्सपेरिमेंट नहीं किए थे। इसके बाद एक साइंटिस्ट आते हैं जो रदरफोर्ड हैं। रदरफोर्ड साइंटिस्ट जो जे थॉमसन के ही स्टूडेंट हैं। जे थॉमसन के ही स्टूडेंट हैं। जे थॉमसन के स्टूडेंट आते हैं रदरफोर्ड।
रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं एक ठो, रदरफोर्ड अपना एक्सपेरिमेंट दिखाते हैं जिसे रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट बोलते हैं। रदरफोर्ड ने भी जो भी एक्सपेरिमेंट किए एटम का स्ट्रक्चर के बारे में वो सारा वो भी फेल होते गए। ऐसा बात नहीं है कि उन्होंने एक बार में ही कर दिया था। एक बार 1905 ईस्वी में रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट किया था। 1905 ईस्वी में वो भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे लेकिन उनका एक्सपेरिमेंट फेल हो गया था। फिर उसके बाद 1911 ईस्वी में 1911 ईस्वी में गाइगर और मार्सडेन नाम के साइंटिस्ट जो कि रदरफोर्ड के स्टूडेंट थे, ध्यान से सुनना, थॉमसन के स्टूडेंट रदरफोर्ड थे, रदरफोर्ड के ही स्टूडेंट गाइगर और मार्सडेन थे। और इन्होंने रदरफोर्ड ने ही बोला था कि एक्सपेरिमेंटल सेटअप तैयार रखना, हम एक्सपेरिमेंट करेंगे। यानी कि अगर बोर्ड में गाइगर और मार्सडेन एक्सपेरिमेंट सेटअप आता है लिखने के लिए या रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट आता है लिखने के लिए, दोनों के लिए सेम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे, दोनों के लिए सेम एक्सपेरिमेंट लिखेंगे। गाइगर और मार्सडेन प्रयोग का व्यवस्थात्मक निरूपण यानी सेटअप, एक्सपेरिमेंटल मतलब प्रयोग का व्यवस्थात्मक सेटअप निरूपण। तो गाइगर और मार्सडेन जो भी साइंटिस्ट ये थे, ये लोगों ने क्या किया कि यहाँ पर एक ठो रेडियो एक्टिव सोर्स डाले, रेडियो एक्टिव सोर्स जिसे हिंदी में रेडियो एक्टिव स्रोत बोलते हैं। इससे अल्फा पार्टिकल रिलीज होते रहते हैं। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल, ये जो है सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल है। रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बोलते किसे हैं? तो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस उस सबस्टेंस को बोलते हैं जिसका एनर्जी लेवल बहुत ही ज़्यादा होता है और वो अपना एनर्जी रिलीज करके स्टेबल होना चाहता है। वो सारे सबस्टेंस को रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बोलते हैं, रेडियो सक्रिय पदार्थ बोलते हैं। देखो, वैसे सबस्टेंस को रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बोलते हैं जिसका एनर्जी लेवल हाई होता है, वो खुद ही एनर्जी रिलीज करना चाहता है और एनर्जी रिलीज कर स्टेबल होना चाहता है, वो सबस्टेंस को रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ पर हम एक रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बिस्मथ लिए हैं, ये रेडियो एक्टिव सबस्टेंस बिस्मथ लिए हैं। इन गाइगर और मार्सडेन इन्हीं लोगों ने बिस्मथ का यूज किया था। बिस्मथ का एनर्जी लेवल 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन होता है। यहाँ इसका मतलब कि यहाँ से बहुत सारे अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं, इस डायरेक्शन में भी, इस डायरेक्शन में भी। तो यहाँ पर एक तो रेडियो एक्टिव सोर्स लिया गया, इससे अल्फा पार्टिकल निकलते रहते हैं। अल्फा पार्टिकल होता क्या है? तो अल्फा पार्टिकल में देखो, अल्फा पार्टिकल को हीलियम न्यूक्लियस बोलते हैं, हीलियम न्यूक्लियस, जिस पर 2 ठो प्लस चार्ज होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस बोलने का मतलब 2 ठो प्रोटॉन और 2 ठो न्यूट्रॉन होता है। तुम लोगों को पता होगा कि न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों होते हैं। हीलियम की परमाणु संख्या 2 होते हैं। जितने परमाणु संख्या होते हैं उतना ही इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉनों की संख्या होती है। तो इसमें प्रोटॉनों की संख्या 2 है, न्यूट्रॉनों की संख्या भी 2 है। तो चार्ज अल्फा पार्टिकल पर चार्ज जो होता है हीलियम न्यूक्लियस के बराबर होता है, यानी हीलियम न्यूक्लियस पर 2 प्रोटॉन होते हैं, तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है। अल्फा पार्टिकल का चार्ज इलेक्ट्रॉन के पार्टिकल के चार्ज के यानी QE चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन के 2 गुना होता है। अल्फा पार्टिकल का मास 4 AMU होता है, एटॉमिक मास यूनिट, और अल्फा पार्टिकल का मास इलेक्ट्रॉन के मास का 4 गुना होता है। ये होता है अल्फा पार्टिकल। अल्फा पार्टिकल हीलियम न्यूक्लियस होता है। हीलियम न्यूक्लियस के अंदर 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन होते हैं। हीलियम न्यूक्लियस पर 2 प्लस चार्ज होता है, यानी अल्फा पार्टिकल पर +2 चार्ज होता है, 2 इलेक्ट्रॉन चार्ज होता है, और उसका द्रव्यमान होता है 4 AMU। इसे ही अल्फा पार्टिकल बोलते हैं। तो रेडियो एक्टिव सबस्टेंस अल्फा बीटा गामा रेडिएशन छोड़ते रहते हैं। यहाँ पर रेडिएशन निकल रहा है अल्फा बीटा गामा के रूप में, इधर हर डायरेक्शन में अल्फा बीटा गामा के रूप में रेडिएशन होता है। यहाँ पर हम एक लेड ब्रिक्स का यूज करते हैं, क्योंकि लेड ब्रिक्स जो होता है खोखला होता है। ये लेड ब्रिक्स का प्रॉपर्टी ये है कि अगर यहाँ पर ऊपर और नीचे दोनों तरफ लेड ब्रिक्स लगाते हैं और बीच में थोड़ा सा जगह होता है जिससे कि अल्फा पार्टिकल पास हो जाए, ठीक है। उसके बाद लेड ब्रिक्स का प्रॉपर्टी ये है कि ऊपर जा रहे जो भी अल्फा पार्टिकल है उसको ये अवशोषित कर लेता है और अवशोषित कर कर खुद ऑब्जर्व कर लेता है, उसे ऑब्जर्व कर लेता है। बाकी एक ही अल्फा पार्टिकल, जो अल्फा पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में जाएगा वही पार हो पाएगा, जो अल्फा पार्टिकल सीधी डायरेक्शन में जाएगा वही पार हो पाएगा। इसका मतलब कि इसका यूज जो होता है
कोलिमेट करने के लिए होता है। किसको कोलिमेट करने के लिए? अल्फा पार्टिकल्स को इनटू अ थिन बीम, एक थिन बीम में कोलिगेट करने के लिए होता है। कोलिगेट मतलब एक सीधी रेखा में करने के लिए होता है। किसका यूज? लेड ब्रिक्स का यूज। लेड ब्रिक्स का हिंदी होता है लेड ईट। लेड ईट, ब्रिक्स मतलब ईट होता है। सोर्स ऑफ अल्फा पार्टिकल का हिंदी होता है अल्फा कण का स्रोत। इसमें बिस्मथ का यूज किया गया था। इससे जो एनर्जी निकलता है अल्फा पार्टिकल का, उसका एनर्जी लेवल 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच होता है। इसके बाद इसमें इन्होंने एक थीन गोल्ड फोयल का यूज किया, सोने की परत का यूज किया, पतले सोने की परत का यूज किया, जिसका आकार 10 के पावर -6 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर का होता है। ठीक है। और इसके बाद यहाँ से अल्फा पार्टिकल चल दिया सीधी डायरेक्शन में, यानी कि अल्फा कणों को एक पतले संरेख किरण पुंज में बदल देता है। कौन? लेड ब्रिक्स। अब बात ये होता है कि इन लोगों ने गोल्ड का ही यूज क्यों किया? गोल्ड एटम का फॉयल ही क्यों यूज किया? तो गोल्ड एटम ही सबसे ज़्यादा डक्टाइल होता है और मेलिएबल भी होता है। हर चीज़ में गोल्ड एटम बाजी मार लेता है, इसलिए गोल्ड का यूज किया। और गोल्ड के बहुत ही पतले चादर का यूज किया। जस्ट उसका साइज जो होता है, पतला चादर जो इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट में यूज किया था, गाइगर और मार्सडन, उसका साइज 10 के पावर -6 मीटर से 10 के पावर -8 मीटर होता है। यहाँ से जब भी अल्फा पार्टिकल गया तो इससे अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहा है। अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहा है। देखा गया ये जो भी एक्सपेरिमेंटल है, यहाँ पर थीन गोल्ड का फॉयल लगाया गया, बहुत ही पतले, और इसमें पतला तो लगाया गया। देखो ये एटम है, समझो ये एटम है, ये सोने का एटम है। यहाँ पर बहुत सारे एटम होते हैं, बहुत सारे एटम होते हैं। एटम के बहुत सारे लेयर होते हैं, ऐसे समझो। ये हो गया एक लेयर, ये हो गया 2 लेयर, ई हो गया 3 लेयर। एक इन्होंने जो एटम यूज किया है, केवल एक लेयर वाला एटम यूज किया है, पहली लेयर वाला, फर्स्ट लेयर वाला एटम यूज किया है। और इसके पीछे ऐसे ही पूरा सजाया हुआ होगा एटम, परमाणु, उसको यूज इन्होंने नहीं किया है। फर्स्ट लेयर ऑफ एटम का ही यूज किया है, एटम के फर्स्ट लेयर का ही यूज किया है। ठीक, इससे अल्फा पार्टिकल गया तो इससे टकराने के बाद देखा गया कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो जा रहे हैं, सीधे पार हो जा रहे हैं, बिना विक्षेपण के पार हो जा रहे हैं, बिना परिकिणित, बिना मुड़े हुए पार हो जा रहे हैं। और देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल कुछ एंगल पर पार हो जा रहे हैं, कुछ कोण बनाकर पार हो जा रहे हैं। यानी कि ये सोने की परत है, यहाँ से इसको अगर एंगल मानेंगे, यहाँ से अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है, इसको 90 डिग्री बोलेंगे इसके बीच का, तो देखा गया कि कुछ अल्फा पार्टिकल थीटा एंगल पर पार हो जा रहा है। इस थीटा एंगल को बोलेंगे स्कैटरिंग एंगल, जिसको हिंदी में परिकिणित कोण बोलते हैं। यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल पास हो रहा है, इसके लिए यहाँ पर लगाया गया है जिंक सल्फाइड, जो कि जिंक सल्फाइड क्या होता है? जिंक सल्फाइड फोटो सेंसिटिव होता है, फोटो सेंसिटिव होता है। फोटो सेंसिटिव का कहने का मतलब होता है ये प्रकाश का सेंस देता है कि कहाँ पर लाइट बन रहा है। तो यहाँ पर जिस जगह पर अल्फा पार्टिकल टकराता है वहाँ पर वाइट स्पॉट बन जाता है, वाइट स्पॉट बन जाता है। और ये वाइट स्पॉट उतना बड़ा नहीं होता है कि जिसको हम देख सकते हैं। इसको देखने के लिए और वाइट स्पॉट का पता लगाने के लिए एक डिटेक्टर का यूज किया जाता है, जिसे संसूचक बोलते हैं। और इस डिटेक्टर में माइक्रोस्कोप को लगा दिए जाते हैं, जिससे हम लोग इस वाइट स्पॉट को देख लेते हैं। ये डिटेक्टर मूवेबल होता है, इधर से इधर तो जाकर डिटेक्ट कर लेता है, पता लगा लेता है कहाँ कहाँ पर वाइट स्पॉट बन रहा है। जहाँ जहाँ वाइट स्पॉट बन रहा है वहाँ वहाँ अल्फा कण जा रहा है। यहाँ से पूरा एक्सपेरिमेंटल सेटअप को समझने में ये सारा एक्सपेरिमेंटल सेटअप रदरफोर्ड के कहने पर किया गया था। पूरा खर्चा पैसा उन्होंने ही दिया था, इसलिए गाइगर और मार्सन नाम के जो भी एक्सपेरिमेंट किए थे वो रदरफोर्ड का ही एक्सपेरिमेंट बुलाता है। हम ई एक्सपेरिमेंट बोले या रदरफोर्ड का एक्सपेरिमेंट बोले। 1905 में जो रदरफोर्ड ने अपना एक्सपेरिमेंट खुद किया था, उस एक्सपेरिमेंट में क्या हुआ था कि उन्होंने ये लेड ब्रिक्स ही नहीं लगाए थे, यही गलती किए थे, इसलिए उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हो पाया। इन लोगों ने लेड ब्रिक्स का यूज किया और सारे अल्फा कणों को कोलिमेट कर दिया, यानी एक डायरेक्शन में कर दिया। एक डायरेक्शन में कैसे हो गया? यहाँ से कोई भी रेडिएशन छोड़ने वाला सब्सटेंस होता है, वो हर डायरेक्शन में रेडिएशन छोड़ता है, हर डायरेक्शन में रेडिएशन छोड़ता है। तो हम लोगों को सीधी डायरेक्शन में रेडिएशन जो जा रहा है उसी का उपयोग करना रहता है।
तो इसमें क्या होता है कि इस डायरेक्शन में जो जाता है, इस डायरेक्शन में जो भी बहुत सारे अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, तो इसको ऑब्जर्व करने के लिए इन लोगों ने लेड ब्रिक्स लगा दिए। लेड ब्रिक्स क्या करते हैं, सारे अल्फा पार्टिकल को रेडिएट ऑब्जर्व कर लेते हैं और सिंगल पेंसिल ऑफ अल्फा पार्टिकल पार होता है। इसी को बोलते हैं, कोलिमेट कर देते हैं अल्फा पार्टिकल को इनटू अ थिन बीम में, एक पतले प्रकाश किरण पुंज में बदल देते हैं। और इस जो भी रेडिएशन अल्फा पार्टिकल का यूज किया जा रहा है, ये कैलकुलेटेड एक्सपेरिमेंट में यूज किया गया है। इसका एनर्जी जो होता है 5 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट से 7.7 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट होता है। इसमें जिंक सल्फाइड की एक स्क्रीन का यूज किया जाता है, पर्दा का यूज किया जाता है। यह जिंक सल्फाइड की पर्दा ऐसे ही नहीं, पूरा ऐसे है, एकदम पूरा यहाँ तक है, इसे समझना। देखो थोड़ा सा दिखा रहे हैं, पूरा ऐसे है, पूरा ऐसे है, पूरा जिंक सल्फाइड की ये जो परत स्क्रीन है पूरा ऐसे है, स्फेरिकल रूप से होता है, पूरी तरह स्फेरिकल रूप से होता है। फील लाना है केवल। यहाँ से सोने की परत पर अल्फा कण का जब भी प्रहार करवा रहे थे तो देखा गया एक्सपेरिमेंट में, उन्होंने ये सारा का सारा एक्सपेरिमेंट, जो भी एक्सपेरिमेंट है डाटा बेस्ड एक्सपेरिमेंट है, डाटा बेस्ड एक्सपेरिमेंट है। इसमें डाटा किसका लिया गया था, आंकड़ा किसका लिया गया था, यानी काउंट पर आधारित है, काउंट पर आधारित है, गिनती पर आधारित है। इसमें गिना क्या गया था, तो गिना गया था अल्फा कण को, अल्फा कण को गिना गया था। देखा गया इस पूरे एक्सपेरिमेंट से ये ऑब्जर्वेशन किया गया, ऑब्जर्वेशन में कि मोस्ट ऑफ अल्फा पार्टिकल, ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल, लगभग 99.86% अल्फा पार्टिकल वेंट अंडर डेविएटेड, बिना मुड़े पार हो जाते हैं, बिना विक्षेपित हुए पार हो जाते हैं। लगभग थीटा का मान 0 डिग्री हो जाता है, थीटा का मान 0 डिग्री यहाँ पर, यानी कि यहाँ पर जो भी आया सीधे पार हो गया था, थीटा का मान 0 डिग्री। ये थीटा किसके किस बनता है, किसके किसके बीच बनता है, तो ये जो सोने की परत पतली चादर लगाया होता है उसके बीच, और यहाँ से अल्फा कण जो पार हो रहा है उसके सीधी डायरेक्शन के बीच जो कोण बनता है उसे ही थीटा बोलते हैं। तो मोस्ट ऑफ, ज़्यादातर देखा गया कि ज़्यादातर अल्फा पार्टिकल्स 99.86% वेंट अंदर डेविएटेड, बिना डेविएशन के पार हो जाते हैं। लगभग थीटा का मान इसमें 0 होता है, वेंट स्ट्रेट लाइन, सीधे पार हो जाते हैं। ज़्यादातर अल्फा कण बिना विक्षेप के पार हो जाते हैं, यही देखा गया। इससे सेकेंड ऑब्जर्वेशन क्या किया गया, इसको नोट कर लो, फिर इसके बाद सेकेंड ऑब्जर्वेशन को देखते हैं। देखो सेकेंड ऑब्जर्वेशन है कि 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड मोर देन 1 डिग्री। 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जा रहे हैं 1 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर, 1 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जा रहा है, यानी अल्फा कण का इतना परसेंट 1 से ज़्यादा कोण पर, 1 डिग्री से ज़्यादा कोण पर परिकिणित होते हैं, परिकिणित होते हैं। और देखा गया इसी एक्सपेरिमेंट में, यही तो डाटा है अल्फा पार्टिकल का डाटा, उन लोगों ने गिन कर रखे थे कि कितने अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, कि 1 इन 8000 में, 8000 अल्फा पार्टिकल में से 1 पार्टिकल, यानी 1 अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जा रहा है 90 डिग्री से ज़्यादा के एंगल पर। यानी कि देखो 90 डिग्री के ज़्यादा एंगल पर, कहने का मतलब ये तुम्हारा गोल्ड फॉयल हो गया, इधर से सीधे गया तो थीटा बराबर 0 डिग्री, कुछ मुड़ गया तो थीटा का मान 1 डिग्री से ज़्यादा हो गया। अगर यहाँ पर सीधे आ गया तो ये 90 डिग्री, थीटा इस डायरेक्शन में नाप रहे हैं हम लोग, तो ये थीटा का मान 90 डिग्री, और इधर से इस डायरेक्शन में मुड़ गया तो 90 डिग्री से ज़्यादा हो गया। तो देखा गया कि यहाँ से जो भी अल्फा पार्टिकल जा रहा है उसमें से 8000 में से केवल 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो 90 डिग्री से ज़्यादा कोण पर डेविएट हो रहा है। 1 इन 1 मिलियन, 10 के पावर 6 यानी 10 लाख, 10 लाख, 10 लाख में से 1 अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है अबाउट 180 डिग्री पर, 180 डिग्री के एंगल पर डेविएट हो रहा है, यानी कहने का मतलब रिटर्न बैक। देखो कहने का मतलब ये तुम्हारा एल्युमिनियम फॉयल है, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहा है, यहीं पर गया और यहीं पर आ गया, तो 10 के पावर 6 अल्फा पार्टिकल में से 1 अल्फा पार्टिकल ऐसा है जो 180 डिग्री के कोण पर वापस आ जाता है, यानी विक्षेपित हो जाता है, मुड़ जाता है। इस सारे एक्सपेरिमेंट से उन लोगों ने एक ग्राफ तैयार किया, एक्सपेरिमेंट के आधार पर यही ग्राफ दिया गया है। एक्सपेरिमेंट के आधार पर ग्राफ ऐसा दिया गया है, एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन लोगों ने एक ग्राफ दिए,
ग्राफ किसके किस बीच दिए, तो थीटा और एन के बीच। थीटा क्या है, तो परिकिणित कोण है डिग्री में, स्कैटरिंग एंगल जिसे बोलते हैं इन डिग्री में, और एन जो होता है नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड जो अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, यहाँ से जो डेविएट हो रहे हैं थीटा के आधार पर, और कितने एंगल डेविएट हो रहे हैं, तो ये देखा गया। तो ऑब्जर्वेशन के आधार पर ही ग्राफ को बनाया गया है। देखो ऑब्जर्वेशन के आधार पर बनाया गया है कि लगभग 99.86% अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो जा रहे हैं। यानी कहने का मतलब, इसका मतलब हुआ कि हम 10,000 अल्फा पार्टिकल ले रहे हैं, तो उसमें से 9,986 अल्फा पार्टिकल सीधे पार हो जा रहे हैं, सीधे सीधे पार होने का मतलब ये हो गया कि ज़्यादातर तो पार हो जा रहे हैं सीधे सीधे। और इसमें से क्या हो रहा है कि 14 गो जो अल्फा पार्टिकल है, 14 अल्फा पार्टिकल वो डेविएट हो जा रहे हैं। वो कितने डिग्री पर डेविएट हो रहे हैं, तो 1 डिग्री से ज़्यादा के कोण पर डेविएट हो रहे हैं। और देखा गया है कि जब 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल डेविएट हो रहा है 180 डिग्री पर, यानी 180 डिग्री पर कितने पार्टिकल डेविएट हो रहे हैं, तो लगभग एक। यहाँ पर 10 के पावर 1 है, 10 के पावर 2, 10 के पावर 3, 10 के पावर 4, 10 के पावर 5, 10 के पावर 6, 10 के पावर 7। जब एंगल कितना लिया जा रहा है, जब एंगल लगभग 0 डिग्री लो, 0 डिग्री, तो ज़्यादातर पार हो जा रहे हैं, ज़्यादातर पार्टिकल पार हो जा रहे हैं। तो जितना भी पार्टिकल है वो सारा का सारा लगभग 10 लाख का 10 लाख पार हो जा रहे हैं। इसमें से बहुत ही कम बचे हुए हैं। और जब 180 डिग्री एंगल हो रहा है, तो केवल एक पार्टिकल ही है ऐसा जो रिटर्न बैक आ जा रहा है, मतलब एक पार्टिकल ही पार हो पा रहा है, मतलब कि बहुत ही कम पार्टिकल पार हो पा रहे हैं। देख लो, लगभग 0 के बराबर ही पार्टिकल पार हो जा रहे हैं, मतलब बहुत ही कम, ना के बराबर पार हो रहे हैं। ठीक है, तो थीटा स्कैटरिंग एंगल हो गया तुम्हारा, एन जो हो गया नंबर ऑफ पार्टिकल्स हो गया। एक्सपेरिमेंट के आधार पर नंबर ऑफ पार्टिकल्स डेविएटेड एट एंगल थीटा, एक्सपेरिमेंट के आधार पर नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएटेड एट थीटा बराबर एक एक्सपेरिमेंटल फार्मूला उन्होंने दिया, ये भी अप्रोक्सीमेट है, अप्रोक्सीमेट। n इक्वल टू के जेड स्क्वायर बटा में साइन के पावर 4 थीटा बटा 2, n इक्वल टू के जेड स्क्वायर बटा में साइन के पावर 4 थीटा बटा में, जो जहाँ जेड क्या है तो एटॉमिक नंबर ऑफ एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर है, के क्या है तो के कांस्टेंट है, थीटा क्या है तो थीटा एंगल है, वो भी कौन सा एंगल, स्कैटरिंग एंगल। तो इससे ही पता चल रहा है जिसका जेड ज़्यादा होगा, यानी जिसका एटॉमिक नंबर ज़्यादा होगा उसका नंबर ऑफ पार्टिकल, स्कैटरिंग पार्टिकल ज़्यादा होगा, नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल ज़्यादा होगा, उसका डेविएशन ज़्यादा होगा। तो एक क्वेश्चन लेते हैं हम लोग, थीटा का मान 0 डिग्री है तो नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल की संख्या 1000 है। तो फाइंड, हमें निकालना है नंबर ऑफ स्कैटर्ड अल्फा पार्टिकल के स्कैटर्ड की संख्या निकालना है जब थीटा का मान 90 डिग्री है। तो यहाँ पर देखो n बराबर के जेड स्क्वायर बटा में साइन के पावर 4 थीटा बटा में 2। वेन जब थीटा का मान 60 डिग्री है तो n की संख्या, अल्फा पार्टिकलों की संख्या 1000 है, तो n बराबर 1000 भर देंगे, थीटा का मान 60 डिग्री भरेंगे तो 60 बटा में 2, तो के जेड स्क्वायर बराबर 1000 ही गुना में चला जाएगा, तो साइन के पावर 4 2 से भागा देंगे तो 30 डिग्री बचेगा। ठीक, नाउ अब क्या करेंगे, वेन जब थीटा का मान 90 डिग्री है तो हम लोग n निकालना है, यही क्वेश्चन बोल रहा है। तो n बराबर के जेड स्क्वायर बटा में साइन के पावर 4 थीटा बटा में 2, तो n इक्वल टू 1000 गुना में साइन के पावर 4 इंटू 30 डिग्री और साइन के पावर 4 इंटू 45 डिग्री। ये कैसे लिख दिए, तो के जेड स्क्वायर का वैल्यू इतना है तो के जेड स्क्वायर का वैल्यू भर दिए, तो n इक्वल टू 1000, साइन 30 डिग्री का मान होता है 1/2 का पावर 4, इसका मतलब 1/2 का गुना कर देंगे 4 बार। ठीक, साइन के पावर 4 इंटू 45 डिग्री, यानी साइन 45 डिग्री का वैल्यू होता है 1/√2 और उसका पावर 4 है, यानी उसका 4 बार गुणा करेंगे, तो 1/√2 का गुणा 1/√2 से करेंगे तो 1/2 होगा, और 1/2 यानी ई दोनों से 1/2 कट जाएगा, ई दोनों से 1/2 कट जाएगा, ये 2 से 2 दूनी के 4 हो गया, तो कितना बार में कट जाए, तो 250 बार में कट गया, इसलिए n इक्वल टू 250, यानी 250 ऐसे अल्फा पार्टिकल हैं जो 90 डिग्री के एंगल पर डेविएट होंगे। नोट कर लो इसे, और इसका हम लोग रिजल्ट देखेंगे।
देखो अब हम इस एक्सपेरिमेंट रदरफोर्ड एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट देखेंगे, इसका परिणाम देखेंगे। इस एक्सपेरिमेंट से क्या रिजल्ट आया, तो इस एक्सपेरिमेंट से रिजल्ट आया कि मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम, हम लोग जानना क्या चाहते हैं, तो स्ट्रक्चर ऑफ एटम, एटम का स्ट्रक्चर कैसा है, तो मोस्ट ऑफ पार्ट ऑफ एटम इज एम्प्टी स्पेस, एटम का ज़्यादातर भाग खाली होता है। इसकिस आधार पर बोले तो साइंटिस्ट गैगर और मार्सडेन यानी रदरफोर्ड ने इस आधार पर बोले कि क्योंकि ज़्यादातर जो भी पार्टिकल है उससे पास हो जा रहे हैं, इसका मतलब कि उसमें खाली जगह है तभी तो पास हो जा रहे हैं, नहीं तो अगर उसमें खाली जगह नहीं रहता तो पास कैसे होता। जबकि थॉमसन ने क्या बोला था, थॉमसन ने बोला था कि उसमें भरा हुआ रहता है, जो खाने वाला भाग होता है वही पॉजिटिव चार्ज है, तो उसमें जगह नहीं रहता है। तो ये तो देखा एक्सपेरिमेंट से कि अल्फा पार्टिकल पास कर जा रहे हैं, इसलिए परमाणु का ज़्यादातर भाग खाली होता है। रीजन में कारण में ये लिखेंगे कि इतना % अल्फा पार्टिकल पास हो जा रहे हैं बिना डेविएशन के। देयर इज अ सम पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम, एटम के अंदर कुछ पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं जो कि बहुत ही स्मॉल साइज के होते हैं, बहुत ही छोटे आकार का होते हैं। ठीक, परमाणु के अंदर बहुत ही छोटे आकार का कुछ धनात्मक आवेश होते हैं। ये रीजन में क्या डालेंगे, क्यों पता चला कि धनात्मक आवेश होते हैं, क्योंकि 0.14% ऑफ अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जा रहे हैं मोर देन 1 डिग्री से। रीजन में ये बोलेंगे कि 0.14% अल्फा पार्टिकल डेविएट हो जा रहे हैं बाय मोर देन 1 डिग्री, 1 डिग्री से ज़्यादा कोण से मुड़ जा रहे हैं। क्योंकि आखिर मुड़ क्यों रहे हैं, तो देखो ये है हम लोग का सोने की परत, यहाँ से अल्फा पार्टिकल जा रहे हैं, अल्फा पार्टिकल प्लस नेचर का होता है, और यहाँ पर अगर अल्फा पार्टिकल प्लस गया इधर मुड़ गया तो इसका मतलब कि कोई ऐसा चार्ज है जो इसको धकेल रहा है कि इधर डेविएट कर रहा है, मतलब इधर मोड़ दे रहा है, उधर की ओर धकेल रहा है। तो यही कारण होता है कि कुछ डेविएट हो जा रहे हैं, तो इस आधार पर बोला गया कि कुछ ना कुछ धनात्मक आवेश हैं। तो द पॉजिटिव चार्ज इनसाइड एटम इज कॉन्सेंट्रेटेड टू एन एक्सटर्नली स्मॉल स्पेस। एक बहुत ही छोटे रीजन में पॉजिटिव चार्ज कॉन्सेंट्रेट होते हैं, उस छोटे रीजन को, उस स्मॉल स्पेस को न्यूक्लियस कहा जाता है। उन्होंने रदरफोर्ड के एक्सपेरिमेंट से यही एक नया वर्ड आया न्यूक्लियस, जिन्होंने ऐसा बोला, न्यूक्लियस का खोज किसने किया, डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस तो रदरफोर्ड। परमाणु के अंदर धनात्मक आवेश संग्रहित हो रहते हैं जिसे नाभिक कहते हैं। परमाणु के अंदर बहुत ही छोटे स्थान पर धनात्मक आवेश संग्रहित रहते हैं, उस धनात्मक आवेश जहाँ संग्रहित रहते हैं उसे ही नाभिक बोलते हैं, न्यूक्लियस बोलते हैं। इसका कारण क्यों बोलेगा कि संग्रहित क्यों रहते हैं, एक ही जगह पर क्यों रहते हैं, क्योंकि एक ऐसा पार्टिकल आता है 10 लाख में से एक अल्फा पार्टिकल बिना डेविएशन के पार हो जा रहे हैं, मतलब विदाउट डेविएशन डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं, डिफ्लेक्ट कर जा रहे हैं। मतलब कि देखो ऐसा पार्टिकल है, इधर जा रहा है, इससे टकराया 180 डिग्री के कोण पर आ गया वापस। अल्फा पार्टिकल प्लस चार्ज का होता है, इसका मतलब कि कोई प्लस चार्ज ऐसा है जो इसे इस तरफ ढकेल दे रहा है, क्योंकि 2 पॉजिटिव चार्ज का गुण होता है कि एक पॉजिटिव चार्ज दूसरे पॉजिटिव चार्ज को प्रतिकर्षित करेगा, प्रतिकर्षित कर देता है, यानी 180 डिग्री के एंगल पर भेज देता है। और न्यूक्लियस के बारे में बताया था, यहाँ से न्यूक्लियस का लगभग एक्सपेरिमेंट के आधार पर उन लोगों ने साइज बताया। न्यूक्लियस का साइज जो होता है अप्रोक्सीमेट होता है 10⁻⁻15 मीटर, और एटम का साइज होता है 10⁻⁻10 मीटर, यानी कि एटम जो होता है एटम से 5 गुना, एटम से भी छोटा होता है, एटम से भी छोटा होता है कौन, न्यूक्लियस। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल वो भी कितना छोटा है, 1 लाख गुना छोटा है, एटम से 1 लाख गुना छोटा है न्यूक्लियस का साइज। एटम का साइज बड़ा होता है, न्यूक्लियस का साइज छोटा होता है। नंबर ये दो भी है, ये एक्सपेरिमेंट के आधार पर है, ये एक्सप्रोमिक्स है, यानी कि लगभग में है, अप्रोक्सीमेट है। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल एक्सक्रेटेड एट द पार्टिकुलर एंगल थीटा, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं जो कुछ थीटा कोण पर एक्सक्रेटेड होते हैं, प्रकीर्णित हो जाते हैं। नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल यानी अल्फा पार्टिकल की कुछ संख्या ऐसे होते हैं जो कुछ एंगल थीटा पर डेविएट हो जाते हैं, इज डिफरेंट, अलग अलग डेविएशन हो जाता है सबका, फॉर डिफरेंट पॉजिटिव चार्ज इन दियर न्यूक्लियस। कहने का मतलब ये है अलग अलग अल्फा पार्टिकल का अलग अलग पॉजिटिव चार्ज होता है इन न्यूक्लियस में। न्यूक्लियस के अंदर ये सारा ऑब्जर्वेशन है। एक और ऑब्जर्वेशन है 5 नंबर, देखो दिखा रहे हैं।